एनिमल, हाँ बोलो। एनिमल टिश्यू 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव और चौथा नर्वस टिश्यू। आप और अच्छे करेंगे। तो पहला हमने क्या देखा? दैट इज एपिथेलियल। एपिथेलियल में भी 4 देख लिए। That is squamous, stratified squamous. After that, that is ciliated और cuboidal. इसमें आपने क्या देखा? मस्कुलर में 3 देखे। striated, smooth and guarded. इसके बाद that is connective. कनेक्टिव में 4 हैं। पहला एरियोलर, एरियोलर में ही 2 हैं। दैट इज टेंडन, लिगामेंट। एडिपोस टिश्यू को फैट टिश्यू कहते हैं, एडिपोस टिश्यू। अब तीसरा देखिए, दैट इज एडिपोस टिश्यू हो गया। नाउ स्केलेटल टिश्यू में कौन कौन से जो हमारे स्केलेटन को बनाते हैं? स्केलेटल, इसमें बोन आएगा, कार्टिलेज और कार्टिलेज। और चौथा कौन सा है? दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू चौथा कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ब्लड आएगा और लिम्फ। अभी हम यहाँ पर स्केलेटल टिश्यू देखो। skeletal tissue. Now, skeletal tissue are supportive tissue. ये हमारे these tissue makes endoskeleton of body. एंडोस्केलेटन का क्या मतलब होता है? हमारे अंदर स्केलेटन है, और कभी आपने देखा वो जो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाहर स्केल होता है, जैसे कछुआ, तो कछुए में बाहर स्केल है तो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अगर बाहर है स्केलेटन तो क्या कहेंगे? या वो जो बजाने वाला शंख होता है उसमें बाहर बाहर है, स्नेल हो गया, उन सब में बाहर है तो एक्सोस्केलेटन। लेकिन हम लोगों में अंदर स्केलेटन है। तो ये जो बोन और कार्टिलेज है ये क्या बनाते हैं? दैट इज एंडोस्केलेटन। और जो बाहर होता है जैसे शंख में, सीप में, स्नेल में कैल्सीरस बॉडी होती है, कैल्शियम की बनी हुई होती है ना, तो उसे कैल्सीरस बॉडी कहेंगे। ठीक है, चलो ये मेक्स एंडोस्केलेटन। और इट्स टाइप्स आर, इसके क्या क्या टाइप्स हैं? इट्स टाइप्स आर, पहला टाइप है कार्टिलेज। तो उमेश कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज ये एक तरीके का कॉम्पैक्ट टिश्यू है। These are कॉम्पैक्ट टिश्यू, जिससे कि हमारे कान बने होते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। इन नेचर। अब जरा देखिए, अगर कार्टिलेज होंगे तो दिखने में कैसे होंगे? ऐसा भी हो सकता है कार्टिलेज, और कई बार इसी के अंदर डिवीजन हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
कई बार यही 4 पार्ट में भी डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 में डिवाइड हुआ और 2 में डिवाइड होने के बाद फिर ये 4 में डिवाइड हो जाएगा, अभी 4 हो गया। तो ये सब ऐसे पाएगा। These are cartilage। इसमें क्या होगा? These are the various cells। ये सभी सेल्स हैं कार्टिलेज। इट इज हार्डन्ड। ये हार्ड कैसे है इतने? बाई कैल्शियम सॉल्ट। इसमें कैल्शियम पाया जाएगा। हार्डन्ड बाई कैल्शियम सॉल्ट। इसमें ब्लड नहीं होता। कई बार कान छेदते हैं लोग, चाहे राजस्थानी लोग हों या गर्ल्स हो, तो इसमें कार्टिलेज के अंदर ब्लड नहीं होगा। या नोज पिन डाली जाती है ना, तो इट इज इसमें ब्लड सेल्स इसके अंदर रह जाएंगी। ठीक है, बस हार्ड सेल्स हैं। डेंस मैट्रिक्स है इसका। तो इसकी मैट्रिक्स कैसी है? चीज लाइक होती है, सॉलिड। इसकी मैट्रिक्स कैसी है? इज चीज लाइक एंड सॉलिड। और ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दैट इज नेम ऑफ सेल इज कॉन्ड्रोसाइट। इसके सेल का क्या नाम है? नेम ऑफ सेल इज कॉन्ड्रोसाइट। का तो मतलब सेल होता है, कॉन्ड्रो का मतलब अभी हम देख के बता देंगे। ठीक है, सो ये लिविंग सेल्स होते हैं। दीज आर लिविंग सेल्स। और ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। इनके बीच में से ब्लड वेसल नहीं जाती हैं। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट होते हैं। दीज आर लिविंग सेल। और पाए कहाँ जाते हैं? अकरेंस नोज टिप में पाया जाएगा। और ईयर, जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको पिना कहते हैं, वहां पाया जाएगा। ये पिना है, पिना। और इसके अलावा ये जो हम लोगों की विंड पाइप है जो नाक से होके आती है, उसमें पाया जाएगा विंड पाइप। इसमें ये आगे चलकर दैट इज ब्रोंकाई में हो जाती है। इसके ऊपर रिंग्स होते हैं, उसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उसका नाम ही है। अगर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना जाए तो ये कोलैप्स कर जाए, पिचक जाए और हवा आ जाना पाए। ये कार्टिलेज की बनी है, विंड पाइप के ऊपर होगी। विंड पाइप का दूसरा नाम ट्रैकिया है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया इसी के ऊपर रिंग्स पाई जाती हैं जो इसे होल्ड करके रखती है कि कोलैप्स ना करे। तो इसका नाम क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसलिए ऑन विंड पाइप। तीसरा इसका क्या नाम है? ओवर विंड पाइप। चलिए नाउ इसका काम क्या है? इट्स फंक्शन इज टू गिव सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट्स फंक्शन इज टू गिव सपोर्ट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी। जो चीजें हमारे बॉडी के बाहर निकली हुई हैं उनके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। इस पर जरा सा हाथ लग गया तो टूट ही जाएगा। तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। ये भी शरीर के बाहर है, कहीं कुछ लग गया या ऐसे ही लग गया तो टूट ना जाए, तो इसके लिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है आउटर पार्ट में। इसी तरह से ट्रीज में जो पार्ट लूज है तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी खूब होती है कि नहीं? नहीं तो टूट ही जाए, ट्री हवा से ही टूट जाए। तो इसलिए इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इन्हें काटने लगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज बोन। बोन बहुत स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ये हमारे बोन में बोन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। और वो किस तरीके के होंगे? इसको ऑस्टियो सेल्स कहते हैं। इनका ऐसा डायग्राम है।
सेल्स आर नोन एज ऑस्टियो सेल्स। ऐसा होगा। आपकी बुक में कैसा बना हुआ है, तो ये तो मैंने नीचे बता दिया। देखो एक ऐसा बना हुआ है, बाकी बहुत सारे और भी बने हुए हैं बोन में, तो इसी तरह बना देगा। बोन को कहते हैं ऑस्टियो सेल्स, भूल जाए तो बोन सेल ही लिखते हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो ये बोन में डेंसिटी कम हो जाएगी, ऑस्टियो सेल्स में छोटे छोटे होल हो जाते हैं, तो उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं, अगर मान लो जैसे जंक फूड खाते जाएंगे तो वो पेप्सी है, ये सब है, ये एक एसिड होता है, ये कैल्शियम को घोल देता है, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर कैल्शियम ही डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बोन में उतना कैल्शियम रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। आप कुछ ना करें, यहाँ पर पेप्सी गिरा के देख दें, तो जहाँ पर पेप्सी गिरती है तो उस जगह पर का कैल्शियम उखड़ जाएगा। तो जब इस मार्बल का उखड़ सकता है तो हमारी बोन भी तो सॉफ्ट और डेलिकेट ही है, तो इसलिए उसको ऑस्टियोपोरोसिस। तो जंक फूड खाने से क्या होता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। फिर किसी का हाथ अगर कभी ऐसे गिरता है, हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है, तो उसकी बोन ये टूट जाएगी, इतना गिरने से टूट जाएगी, इतना कमजोर हो जाएगा। सही है उसकी। और अगर उसका तुम एक्सरे देखोगे तो उसमें बहुत ध्यान से देखने में पता चलता है, जिसका ऑस्टियोपोरोसिस वाले का जो एक्सरे है, इसमें तो बोन है ही नहीं। के बारे में तुम्हें पता चल गया। इस पर एक शायरी भी बनी है कि रफ्तार नाज मेरी लचक जाती है कमर, और होया तेरी कमर में कोई अस्तुक्वा नहीं। क्या तुम्हारे कमर में कोई हड्डी नहीं है? तुम धीरे से ही चलते हो तो तुम्हारी कमर की हड्डी ही लचक जाती है। सही है। तो इसका मतलब है उसको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, उसने पेप्सी पी रखी। अब आगे देखो, तो अगली चीज है बोन के बारे में। तो बोन भी हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाता है। तो स्केलेटन के बारे में कल हमने आपको दिखाया था, पूरा स्केलेटन है बॉडी का। सही है। तो दैट इज पूरा जो हमारा स्केलेटन है, कंकाल तंत्र, वो किसका बना हुआ है? बोन का बना हुआ है। उसी पर जो मसल्स है वो चिपकी हुई है, किसके माध्यम से? टेंडन के माध्यम से। टेंडन चिपका के रखता ही नहीं। अब आगे देखो, बोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन एक टिश्यू है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, इसे मोड़ा नहीं जा सकता। एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। आगे देखो, इसीलिए कहा जाता है जब कोई किसी को धमकी देता है कि हड्डियों को तोड़ देंगे, कान को मरोड़ देंगे। कार्टिलेज को मरोड़ा जा सकता है और हड्डियों को तोड़ा जा सकता है, बिकॉज इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, रिजिड। कैसी होंगी? रिजिड होती है। और इसमें क्या होगा? नाउ इट इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। ये सब चीज होती है। इट इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट का बना हुआ है। फॉस्फेट का फार्मूला PO4 3- होता है और कैल्शियम C82+। तो कैल्शियम और फॉस्फेट का ही बना हुआ है। इसके अलावा ठीक है। नाउ जो हम लोगों में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 350 हड्डियां होती हैं, बाकी आगे जुड़ जाती हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादा हड्डियां होती। सही। चलिए अब देखिए इसका काम क्या है बताइए। इट गिव्स शेप टू बॉडी। इट गिव्स शेप देता है बॉडी को। एंड प्रोवाइड्स स्केलेटन। एंड ये जैसे बहुत सारे शिप का एंकरेज कौन करता है बताओ? जहाज को जब तुम लंगर डालते हो तो उसका एंकरिंग किसमें होता है? रेत में। समुद्र के अंदर रेत है, तो बोलो मसल का एंकर पॉइंट क्या है? सही। मसल किसमें एंकर्ड होती है? सो इट गिव्स एंकरिंग टू मसल्स। क्या करता है? एंकरिंग टू
It gives anchor to muscle. मसल इसी पे तो चिपकी रहती है, तो ये इसका काम है. It protects body organ. अगर मान लीजिए हमारे बोन नहीं हो तो बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स है, वो उनको क्या प्लेस मिल पाएगा? ये केसिंग भी देता है, इन्हीं में तो छिप के रहते हैं बॉडी ऑर्गन्स. इवन रिब केज में लंग्स रहते हैं, तो क्या ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट नहीं करता? करता है. सो इट गिव्स प्रोटेक्शन टू बॉडी ऑर्गन्स. प्रोटेक्शन टू बॉडी ऑर्गन्स. आपके बुक का जो मुख्य है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, उसे नोट करें. दैट इज बोन और दूसरा है कार्टिलेज. दोनों ही ये स्केलेटल टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है. तो बोन इज हार्ड, इट इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल नहीं होता, जबकि कार्टिलेज क्या होगा? फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल होगा. नाउ ये बोन पोरस तो होता है, ये चीज लाइक होता है, नॉन पोरस. आगे देखिए, बोन के अंदर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं. ब्लड वेसल्स प्रेजेंट. इसमें ब्लड वेसल्स नहीं रहती, ब्लड वेसल्स एब्सेंट. इसके अलावा ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जबकि ये प्रोटीन का बना होता है. इट इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. इस पे प्रोटीन यूज होता है वो कॉन्ड्रिच प्रोटीन होता है, और इस वजह से इसका नाम कॉन्ड्रोसाइट है. इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट. तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन का बना है. ये किसका बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ प्रोटीन. अब चौथी चीज है फ्लूइड. क्या फ्लूइड भी हमारे बॉडी में कनेक्ट करता है किसी को किसी से? तो हाँ, फ्लूइड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है. लेट अस सी दैट. क्या छिद्रिल, छेद हो गए. ऐसी कोई चीज तुमने देखी? जैसे हमने पहले तुमको बताया था कि ऐसा, ये देखो, ये मैंने ट्यूमिस स्टोन दिखाया था कि नहीं, जिससे पैर की एड़ी लगाते हैं, कितने छोटे छोटे छेद हैं. इनको पोर्स कहेंगे. पोर्स का मतलब छेद. सही है कि नहीं? अब इसको उठा के देखो कितना ऐसे ही बोन के पोर्स. नेक्स्ट इज फ्लूइड. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें आएंगी? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में एक तो ब्लड आएगा, और ब्लड के भी 4 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? RBCs, WBCs, plasma, platelets. RBC, WBC, plasma, platelets. Now, fluid connective tissue फ्लूइड को टिश्यू भी इसमें मतलब फ्लूइड को भी जो चीजें सेल से बनी है, the things which are made of one kind of cell and does a particular kind of function, they have common origin, are called tissue. तो क्या ये ब्लड सेल्स मिल करके काम नहीं करती?
तो करती हैं तो फिर ये टिश्यू कहलाएंगे, क्योंकि हमने नाम रखा है सेल अगर साथ मिल के काम करें तो उनको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। जरूरी नहीं कि टिश्यू ऐसा फ्लैश टाइप ही टिश्यू हो, वही जरूरी नहीं है, फ्लूइड ब्लड भी एक टिश्यू, सही है। तो और अगर कई तरीके के अलग अलग टिश्यू एक साथ मिलके काम करें एक ही काम, तो क्या कहेंगे, ऑर्गन। सही है। अब कई ऑर्गन किसी एक पर्टिकुलर एम को लेकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करें तो ऑर्गन। अब ये देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इट फ्लोज इन बॉडी, इट फ्लो करेगा इन बॉडी। अब किस में फ्लो करेगा, इन प्लाज्मा, एंड कनेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट, कनेक्ट करेगा वेरियस बॉडी पार्ट। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में देयर इज ब्लड, इसके टाइप्स देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखा जाए तो ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि 4 तरीके की सेल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी सेल है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, और चौथा क्या है, प्लाज्मा। व्हाइट ब्लड सेल ये क्या काम करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनमें न्यूक्लियस होगा। ये देखो ये कलर ऐसा हो गया रखे रखे, ये घटिया प्लास्टिक का बना हुआ था इसलिए इसका ऐसा होगा, तो जब आए तो वाइट, सही है, गीला पड़ गया रखा था। इसमें इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ रहा है, दीज आर न्यूक्लिएटेड, ये बात समझ आ गई। जबकि आरबीसी कैसा है, आरबीसी में रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट इसमें जो है ये आयरन की वजह से, जो लाल लाल दिख रहा है आयरन की वजह से, और इसमें कहीं भी आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनकी लाइफ 4 महीने होती है, सही है। हर 4 महीने में फिर नई नई बनती रहती है, रोज बनती रहती है, लेकिन 4 महीने में पूरा ही सब बदल जाता है। अब देखो ये क्या होती हैं, इट इंक्रीजेज अवर, ये डेवलप्स अवर इम्यून सिस्टम। जिसके बॉडी में जितने WBC हैं, जो दही ज़्यादा खाता होगा तो क्या होगा, बॉडी में ज़्यादा इम्यून सिस्टम बनेगा। सो इट प्रोटेक्ट्स बॉडी, किससे प्रोटेक्ट करेंगे, फ्रॉम पैथोजन। इट डेवलप्स इम्यून सिस्टम, बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करेगी। रेड ब्लड सेल क्या हो, याद है, रेड ब्लड सेल। सो और ये होती कैसी बोलो, न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होगा, इट इज न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अगला देखिए, रेड ब्लड सेल, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, इट कंटेन्स रेड पिगमेंट। इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है बताओ, आयरन के एटम के चारों तरफ बहुत सारे 60 कार्बन एटम लगे हों तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, हीमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं, चूंकि ये बाहर से लंग्स से ऑक्सीजन लेता, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता, और ऑक्सीजन के बिना तो ग्लूकोज टूट नहीं सकता। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो वो ऑक्सीजन कौन ला के देता है, यही। तो इस हीमोग्लोबिन, इसमें जो डॉट डॉट बना हुआ था सेल में भी दिखाया था कि नहीं, उसकी वजह से आ जाइए। तो ये चीज तो बोलो, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। आरबीसी कैसा होता है बताइए, अगर यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी हो, एक ऐसा बना हो, तो ये WBC कहना, इसको क्या कहोगे, WBC, ये न्यूक्लिएटेड है। और एयर पेन लीवर की तरह बना हो तो उसको क्या कहोगे,
RBC, इसको WBC। और इस तरीके का स्ट्रक्चर हो इरेगुलर शेप तो उसे क्या कहोगे? प्लेटलेट्स। ये कैसा है? प्लेटलेट्स। और ये सब जिसमें फ्लो करेगा, वास्तव में जिसमें फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स है। और ये एक येलो कलर का लिक्विड है जिसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड है, ये प्लाज्मा है। और ये जिसमें फ्लो करता है उसका क्या नाम है बोलो? ब्लड वेसल। वेसल का मतलब बर्तन होता है, तो ब्लड वेसल का मतलब वो जिस ट्यूब में फ्लो करता है उसका क्या नाम है? ब्लड वेसल। सही है। अब देखो दैट इज, कुछ चीजें बता दें आपको। 99 मार्क्स है, पता करो, कहीं कम हो तो बढ़ाया जाएगा। आशीष आ गए, ये लो। दिव्या, श्रेया, साक्षी। चलो एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा रिवाइज करा दें। साक्षी आपका छूटा है, ठीक है? कल का मैसेज नहीं पाओगे ना आपने? मैसेज मैंने डाला था, एक बार पूरा बता देते हैं, समझ आ जाएगा। चलो यहां से ध्यान दो, इतना तुमने पढ़ लिया था। टेंडन लिगामेंट पढ़ लिया था, एडिपोज टिश्यू पढ़ लिया था। एडिपोज टिश्यू में क्या बताते हैं? फैट का बना हुआ होता है और ये बॉडी के इसमें स्किन के नीचे होता है। और इसको क्या कहते हैं? दैट इज, ये हमें थर्मल इंसुलेशन देता है। ये बात बताई थी कि नहीं? अब तीसरा कौन सा बताओ? स्केलेटल टिश्यू दो तरीके के हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बोन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? कार्टिलेज हो सकता है। तो बोन और कार्टिलेज में, कार्टिलेज की बात देखो यहाँ पर, ये कार्टिलेज के बारे में लिखा है। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज में सिंगल सेल भी हो सकते हैं, दो सेल भी हो सकते हैं। ये जैसे दो सेल, सिंगल सेल भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, इसी में ऐसे चार भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? कार्टिलेज। इसमें ब्लड वेसल नहीं होती। कान में अगर आप ऐसे छेद लगाओगे या ईयर पिन पहनोगे तो कोई ब्लड नहीं निकलता, या नोज पिन में कोई ब्लड नहीं। तो कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल चीज है उनमें क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है। इतना बात समझ आ गई? ये देखो, ये जो विंड पाइप है, तो विंड पाइप में भी क्या होगा बताइए? ये विंड पाइप है, तो विंड पाइप में यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? रिंग्स पाई जाती है। उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे विंड पाइप जा रहा है, अगर ये ना हो तो ये इसको होल्ड करके रखता, नहीं तो ये कोलैप्स करता है। तो कौन होल्ड कर रहा है इसको बताओ? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इस विंड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ट्रैकिया। तो बुक में तुम्हारे लिखा है इसका अकरेंस ट्रैकिया पे होता है। कहाँ पर होता है? तो कुछ कुछ चीजें हमने आपको बताई। पहला, ये चीज लाइक है। कैसा है? चीज लाइक है, ये प्रोटीन का बना हुआ है। और क्या बताया बताओ? प्रोटीन का बना हुआ है। दैट इट इज हैविंग ए फ्लेक्सिबल नेचर। इसका नेचर कैसा है? फ्लेक्सिबल है। और क्या बताया? नॉन पोरस डेंस है। बोन को देखो, ये बोन है। बोन में क्या है? हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल। और किसका किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अगर बोन किसी की तोड़ दी जाए तो उसमें से ब्लड गिरेगा। इसके अंदर बोन ब्लड वेसल्स। और इट इज मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? पोरस का मतलब उसमें छोटे छोटे छेद भी होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे छेद भी होंगे। ये बोन है। बोन, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या चीज है? इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स जाएंगी। इसमें से क्या जाएंगी बताओ? नर्व्स जाएंगी। नर्व्स अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, एक नर्वस टिश्यू, तो उसमें सेल्फ ब्लड भी होगा। तो अगर इसमें तोड़ा जाएगा तो उसमें जो नर्व्स होंगे उससे ब्लड निकलेगा। सो इट कंटेन्स ब्लड। इसमें क्या चीज़ होगी? वास्तव में ये जो बोन मैरो, इसके बीच की खाली जगह है, उसी में तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो उसी में बनता ही है।
ये जो थाइस की बोन मैरो है ना, थाइस के बीच में बोन है, जैसे ये हीमर और ये क्या हो गई अल्ना, रेडियस, टीबियो, फिबुला, ये सारी बोन्स के नाम है। इनको अगर तोड़ दो तो इसके बीच में आरबीसी इसी में बनता है, उसके अंदर बोन मैरो है, उस मैरो में ही आरबीसी बनता है। किसी किसी में आरबीसी कम होता है तो पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किसी से दूसरी। समझ में आ गई बात? तो बोन में रेड ब्लड सेल्स होते हैं और जबकि इसमें नहीं। आगे की बात करें, इन दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया? अब अगली चीज क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड के बारे में। ब्लड में 4 चीजें बताई। कौन कौन सी चीजें बताई? दैट इज एक प्लेटलेट्स है और दूसरा कौन सा है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और चौथा क्या है? दैट इज प्लाज्मा। तो अब हम इन चारों के बारे में देखेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड टाइप है। टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए तो उनकी बकरी का भी टिकट बना। बोले बकरी के बिना तो हम जाएंगे नहीं। बोले वहाँ पर आप जॉर्ज से मिल लीजिए जो प्रिंस है। बोले बकरी को चढ़ाओ, बकरी का टिकट बनाओ, इसके बिना तो हम जाते ही नहीं। मुझे बकरी गई। चलो, इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड। बोलो आरबीसी कैसा है? नॉन न्यूक्लिएटेड। ये आरबीसी है। सो और आगे देखो। नाउ आरबीसी इसलिए इट्स लाइफ इज 4 months। ये डिस्क लाइक होता है, वो स्फेरिकल है। सो इट्स लाइफ इज 4 months। अगर कोई किसी को ब्लड दे देता है तो उसमें आरबीसी फिर से आ जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है? इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो रेस्पिरेशन के काम आता है। उसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का अभिनव नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता होगा? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के प्रति 300% एफिनिटी है। ऑक्सीजन कहीं देखता है तो वो जकड़ के पकड़ लेता है और वहां ले जाके छोड़ देता है, फिर आता है पकड़ता है पीछे। इसका काम है पिक अप फ्रॉम लंग्स एंड ड्रॉप इट एट सेलुलर साइट। लंग से उठाना ऑक्सीजन को और हर सेल को देना। सही है? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्योंकि ये रेस्पिरेशन के काम में आ रहा और पार्टिकल जैसा नेचर है। पार्टिकल जैसा नेचर हो और जिसमें कलर हो उसे पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप देखते हैं कि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जो स्ट्रोमा पे बैठा हुआ है और उसका नाम है क्लोरोफिल। तो कोई पिगमेंट का मतलब पार्टिकल है और कलर भी हो तो उसे पिगमेंट कहते हैं। सही? तो इसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और वो भी जैसे हमने बताया था आयरन की वजह से होता है। तो जो लोग पॉमग्रेनेट या पालक खाते हैं उनमें खूब सारा आरबीसी होता है। आरबीसी होने से वो खूब सारा ऑक्सीजन पकड़ेगा और ऑक्सीजन भेजेगा तो क्या ग्लूकोज जल्दी जल्दी टूटेगा। जिसकी बॉडी में अगर आरबीसी नहीं है उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं है और ऐसे में वो खाना खाएगा तो खाना खाने का मन ही नहीं करेगा, थाली रख के खाएगा ही नहीं इसका, और या खा के उल्टी जैसा उसको होगा। और जिसको खाना देखते ही भूख लगे तो समझो हीमोग्लोबिन है। जैसे मेहमान आ गए उसको छिपा दो दरवाजे के पीछे बच्चों को, फिर भी वो उसी समोसे को देखते हैं। वो तब तक देखते रहेंगे जब तक मेहमान चला न जाए। तो समझ जाओ उसके अंदर हीमोग्लोबिन भरपूर है। और जो बच्चों को पकड़ पकड़ खिलाना पड़े तो समझिए हीमोग्लोबिन है। तो अनार और इन सबसे होता है। अदरवाइज वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे तरीके की फीलिंग होगी, ये सिंड्रोम है जिसमें ये नहीं है। और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है 10.5 से ये 14 तक होना चाहिए। जो फीमेल है उनमें 10.5 से 12 तक होना चाहिए और जो मेल है उनमें 11 से 14 तक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो लेवल ठीक माना, नहीं तो तरह तरीके के उसके अदर इफेक्ट्स होते हैं। तो आपने देख लिया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या हो सकता है, बताओ? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ये आयरन का होता है। इट
ट्रांसपोज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तीसरी चीज देखिए, प्लेटलेट्स का क्या काम है? इट इज टैपर्ड एट बोथ एंड, ये ऐसा होगा प्लेटलेट्स जैसे बनाएंगे। सो इट इज टैपर्ड at both ends. It clots the blood if there is some cut in our body. तो उस वहाँ पे ब्लड को जमा देगा एंड प्लग दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या लगा देगा, जैसे प्लग होता है ना, तो उसे स्टॉप द ब्लीडिंग। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग, ब्लड को जमा देने को कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ब्लड को ऑक्सीजन का संपर्क मिलता है या एयर का, तुरंत ही वो फाइबर बना लेगा, वहां पर जमा देगा। मान लो यहाँ कट गया तो ब्लड पे ऑक्सीजन की हवा लगी तो यहाँ पर एक जाल बना देगा और वहाँ जम जाएगा। जिसमें नहीं जमता है तो ऐसी स्थिति में उस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं। अगर न जमे यानी प्लेटलेट की कमी हो, ऐसा महारानी विक्टोरिया के बच्चों को, प्रिंस चार्ल्स को था। इसीलिए उनके घर में एक भी चाकू नहीं था और सारे एंड बिल्कुल ब्लंट थे। कुछ भी नहीं था कि उनके बच्चों को कभी भी खरोच लगे, क्योंकि एक बार खून बहा तो जिंदगी भर बहता ही रहेगा, मार ही डालेगा। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया, जिनमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। तो वहाँ पर उनके घर में कोई न किचन था, बाहर से खाना था, तो कोई भी चीज़ कॉर्नर्ड नहीं, शार्प नहीं। बोलो बात समझ आ गई पूरी? तो प्लेटलेट का काम क्या है बताइए? इट कोएगुलेट्स द, ये भी उनकी बेटी की मृत्यु जो प्रिंस डायना थी कार एक्सीडेंट में, ये आप सभी लोगों को मालूम है, 12 साल पहले की घटना। इट इज टेपर्ड एट बोथ द एंड्स, सो इट क्या करेगा? क्लॉट्स द ब्लड, ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट्स द ब्लड इफ देयर इज कट इन बॉडी। वैसे भी तुम ब्लड को ऐसे खुले में रख दो, किसी बर्तन में जम जाएगा, तो ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इफ देयर इज कट इन बॉडी एंड प्लग दैट पॉइंट, और उस पॉइंट को जहां से होगा और हमारे प्रेशियस ब्लड को बचा लो। चौथी चीज क्या है बताओ? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा इज फ्लूइड। प्लाज्मा क्या है? ये दीपिका नाम ना बेटा आपका। इट इज ए फ्लूइड इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्लो। ये चौथा कंपोनेंट है। प्लाज्मा इज फ्लूइड इन विच आरबीसी, WBC and platelets flow. It contains 90% of water. इसमें क्या होगा? It contains 90% of water. पूरा किसी ब्लड में 55% प्लाज्मा खुद ही 55% है, और उस 55% प्लाज्मा में देखा जाए तो 90% वाटर। प्लाज्मा का अपना वॉल्यूम, ब्लड की एक थैली ले आओ, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब कुछ है, तीनों मिला के 45%, और प्लाज्मा अकेले कितना? 55%। प्लाज्मा को देखो तो उसमें 90% वाटर। प्लाज्मा का काम क्या है बताइए? It provides medium for flow of blood. इसका काम क्या है? And all nutrients flow through plasma in dissolved form. किस फॉर्म में जाते हैं? Dissolved form. So it provides medium for flow of other components. ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फैट, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दीज फ्लो, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स किसमें फ्लो करते हैं? फ्लो इन प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म।
पहली बात। ये तो हमने लिख दिया कि ब्लड होता क्या क्या है, लेकिन ब्लड के फंक्शंस क्या क्या ये भी देखें। जो ब्लड फ्लो करता है हमारे अंदर, वो कैसे फ्लो करता है ये चेक करो। ये हम लोगों का मानव दिल है, इसको क्या कहेंगे? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 तरीके के चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं? ये देखो, ये चैम्बर्स हैं। हार्ट हमेशा इस यहाँ से ब्लड फेंक रहा है। कहाँ से फेंक रहा है? यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड गया। कैसा ब्लड गया बताओ? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आगे चल करके बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो गया। इसमें डिवाइड हो गया, आर्टरीज में सब जगह गया। वहाँ बीच बीच में बहुत सारी सेल्स हैं, और वहाँ जाके बहुत फिर कैपिलरी बनी। वहाँ उन सबको उसने ब्लड ने ऑक्सीजन दिया, न्यूट्रिएंट्स दिया, और फिर वापस फिर ये सब क्या हो गया? इनकी ब्रांचिंग खत्म हो गई, और ये फिर क्या हो गया? फिर से वापस आया। क्योंकि जब उनको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, तब तक वो ब्लड जो अभी तक रेड था वो ब्लू हो चुका होगा। तो जब आप देख लीजिए, जब ब्लड वापस आता है हार्ट में, कभी जिसके यहाँ वेन्स दिखती हो बिल्कुल ब्लू कलर या ग्रीन कलर का ही दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये वापस आने वाला ब्लड है। तो किसी किसी को दिख रहा है क्या? ऐसा हल्का ब्लूइश ब्लूइश दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो जाने वाला ब्लड है वो रेड पिगमेंट की वजह से इसका कैसा कलर है बोलो? रेड है। और इसने सेल को दे दिया, और सेल से जब आएगा तो इसका कैसा कलर होगा? क्या वो डीऑक्सीजनेटेड होगा? यस। और डीऑक्सीजनेटेड होकर यहाँ गिर जाएगा। इसमें गिरेगा, एक चैम्बर में गिर जाएगा। चैम्बर में गिरेगा, फिर उसके बाद ये जो ब्लड यहाँ पर गिर जाएगा, यह ब्लूइश ब्लड होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, हार्ट में आ गया वापस। फिर ये यहाँ गिरेगा, इससे इस चैम्बर में गिरेगा, और यहाँ से कहाँ भेजा जाएगा? हार्ट बोलेगा भाई तुम आए हो, ऐसे तो तुमको कहीं नहीं भेजेंगे, अब जाओ तुम लंग्स में जाओ। तो इसको लंग्स में भेज देगा, वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में तुमने एल्वियोली देखे थे, बहुत सारे अंगूर के गुच्छे जैसे, उनके चारों तरफ ये लिपट जाएगा, और खुद फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेके आ जाएगा और रेड बन के आ जाएगा। कैसा बन के आ जाएगा? तो ये अब ये कहाँ पर गया है बताइए? किसके पास? लंग्स के पास गया है। तो लंग्स में बहुत सारे ऐसे पंच हैं, इनको कि क्या कहते हैं बोलो? एल्वियोली। वहाँ से ये पूरा रेड होके आएगा, और रेड होके हार्ट के पास आएगा, भाई आपने हमको भेजा था और अब हम रेड होकर आ गए। तो ये फिर से यहाँ गिरेगा। अब ये जब गया तब तक भी ब्लू था, क्योंकि अभी तक इसे ऑक्सीजन मिली ही नहीं थी। लेकिन लंग्स ने इसको क्या किया? क्योंकि हमने सांस ली, तो सांस लेने की वजह से बाहर से ऑक्सीजन लंग्स में गई, और वो ऑक्सीजन किसको मिल गई? अल्टीमेटली ब्लड को मिल गई। तो क्या ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड हो गया? अब जब हो गया तो यहाँ से भेज दिया जाएगा। इतना पूरा फंक्शन आप समझ गए ब्लड का कि कैसे होता होगा। इसी ब्लड को और भी इसकी एक ब्रांच होती है, वो एक ब्रांच भेजेगा कि जाओ, तुम जा तो रहे हो, सबको ऑक्सीजन देना, और एक ब्रांच चले जाना, आगे चल के तुमको इंटेस्टाइन मिलेगी। इंटेस्टाइन बहुत सारा खाना पचा के रखी हुई है, डाइजेस्ट करके, उसके चारों तरफ लिपट जाना, और वहाँ से फिंगर लाइक मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर हैं, यहाँ से चले जाना और इस पर लिपट जाना, लिपट के सारा न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, जितने तरीके के विटामिन हो सब लेके आ जाना। तो ये इसका काम है ब्लड का, यहाँ से ऑक्सीजन लेना और यहाँ से इंटेस्टाइन से ग्लूकोज लेना। क्या लेना? ग्लूकोज लेना। और इसका एक और काम है, वो बोलेगी ठीक है तुम जा तो रहे हो, जाते जाते यहाँ 2 किडनी है, किडनी में चले जाना और जितना वेस्ट तुम कलेक्ट करके लाए हो पूरी बॉडी से उसको निकाल लेना, और वहाँ पे नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, तो वहाँ पर यूरिन जमा हो जाएगा, फिर वो यूरिन निकल जाएगा। तुम्हारा काम है, हार्ट इसको समझाता है, तुम्हारा काम है इंटेस्टाइन से ग्लूकोज लेना, लंग्स से ऑक्सीजन लेना, और जो कचरा तुमने हर सेल से इकट्ठा किया है, क्योंकि हर सेल तो कचरा भी निकालती है ना,
हमारी बॉडी में कोई वैक्यूल तो होता नहीं है, हम ह्यूमन है, हर 2 घंटे में टॉयलेट चले जाते हैं, यूरिनेट कर जाते हैं। तो हम लोग को सुविधा, प्लांट को क्या ये सुविधा है? प्लांट को तो बेचारों को सुबह नहीं निकालना पड़ता है, तो कॉर्क बनाते हैं, तो कभी बार्क बनाते हैं, यही करते हैं। हम लोगों में तो पूरा सुविधा है। तो इसलिए ब्लड का एक फंक्शन ये भी है, दैट इज इट एक्सक्रीट्स द पॉइजनस नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आउट ऑफ बॉडी थ्रू किडनी। तो अब हम वो 5 फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो ब्लड हमारी बॉडी में करता है। पूरी बात तो यहाँ से तुमको समझ में आ ही गई। तो पहला काम क्या करता है बताओ? फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड हमेशा एक, क्या ये खुला है? ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड हमारी बॉडी में गिरता भी है क्या? कहीं नहीं ना। इट फ्लोज थ्रू क्लोज वेसल्स। ये किसमें फ्लो करता है बोलो? एंड इट इज पंप्ड बाय हार्ट। ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज वेसल, क्लोज्ड वेसल में घूमता रहता है। एंड इट इज पंप्ड बाय, कौन पंप कर रहा है? बाय हार्ट। इतना। अब देखिए इसके फंक्शन क्या है? सो इट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू, लंग से कहाँ ले जाएगा? लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स या ऑल बॉडी पार्ट्स, सारे सेल्स को देगा। इसका दूसरा काम क्या है बताओ? इट ट्रांसपोर्ट nutrients from a small intestine to all body parts। सभी न्यूट्रिएंट इन डिसॉल्व फॉर्म में वो लिख दिया मैंने, प्लाज्मा में घुलते हुए रूप में ये जाता है। सो इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, फ्रॉम कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल बॉडी। लार्ज इंटेस्टाइन से भी ना ये क्या लेगा बोलो? स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों लार्ज इंटेस्टाइन, उससे क्या लेगा? वाटर। इट टेक्स एक्सेस वाटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेगुलेट टू बॉडी। तो तीसरी चीज क्या है? इट एब्सॉर्ब्स एक्सेस वाटर। कहाँ से एक्सेस वाटर लेगा बोलो? लार्ज इंटेस्टाइन, फ्रॉम बड़ी आंत, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जहां जहां जरूरत होता है रेगुलेट टू बॉडी, बॉडी में भेज देगा। और इसका एक और भी काम है, ठीक है? इसका काम है इट फ्रॉम सेल इट ट्रांसपोर्ट्स पॉइजनस नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। हम बहुत सारा प्रोटीन खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, लेकिन हमें ग्रोथ के लिए तो उतनी जरूरत नहीं है। और जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें ग्रोथ करनी भी नहीं होती है, वो सब पॉइजन बन जाता है हमारी बॉडी में। दाल जितना खाते हैं वो सब पॉइजनस बन के यूरिया बन के निकलता है। यूरिया का फार्मूला मालूम है? NH2 और CONH2। वास्तव में नाइट्रोजन इसमें है ना, यही तो यूरिया है। और यूरिया से बना अगर पानी में डिसॉल्व हो जाए तो क्या यूरिन बन जाए? अगर ये यूरिया सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो बर्ड्स होती हैं वो यूरिनेट नहीं करती, उनकी जो शिट होती है और यूरिन वो मिक्स होकर निकलता है और उसको बीट कहते हैं। और जो बर्ड्स ने बीट आपके ऊपर गिराई वो यूरिक एसिड है, वो क्या कहलाता है? तो हम लोग यूरिनेट करते हैं लेकिन बर्ड्स क्या करती हैं? बीट, उनमें यूरिक एसिड। समझ में आ गया? तो मेरा कहने का मतलब इनका, इसका चौथा काम बताओ। इट ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड सेल्स टू किडनी। ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं संजना? हर सेल से लेती हैं और किडनी तक ले जाती हैं, फिर किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। तो वो किडनी है जैसे वो दिखाया जा रहा ना, दैट इज किडनी विद ब्लैडर। तो उसमें से फिल्टर होकर निकलता है जैसे वो बनी नहीं। सो इट ट्रांसपोर्ट्स नाइट्रोजीनियस waste from body cells to kidney, body cells to kidney,
कभी तुम केदारनाथ या वैष्णो देवी की यात्रा पे जाओ तो तुम वहाँ क्या देखते हो कि अगर तुमने ठंडे पानी में -10 डिग्री पे रख दिया पैर जमीन में, तो हमारे ऊपर का बॉडी का टेम्परेचर 37 है, ठीक है, और जबकि नीचे का -10, तो वो जो नीचे ब्लड जाएगा जहाँ बिल्कुल पैर ठंडा हो रखा है वहाँ गर्म ब्लड डालेगा, पूरी बॉडी से तो वहाँ जाएगा, और वहाँ जाएगा फिर वहाँ पर ठंडा ब्लड ऊपर ले जाएगा, तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसा अगर हमारी बॉडी में -10 रहे और पैर का ब्लड जम जाए, सोचो तो क्या हाल हो, तो काटना पड़ जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ जमती है तो वो क्या होती, फैलती है, और फैलने की वजह से नस फट जाएगी, उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। अगर तुम्हारे हाथ का ब्लड जम जाए, कपड़ा बांध दो, फ्रिज में रख दो 5 मिनट, ये जम जाएगा, तो ये सारी नसें फट जाएंगी। जैसे कभी टमाटर पकते पकते फट नहीं जाता है, फिर ये हाथ काटना ही करो, क्योंकि नसें, उसको फ्रॉस्ट बाइट होगी। हमने ऐसे बहुत केस लद्दाख में देखे, मैं 2 साल रहा हूँ फॉरेस्ट में, वहाँ जो ऊपर जाते थे लोग चाइना से लड़ने के लिए, वो -40 पे रहते थे, जो पार्ट में बर्फ जमी गलती से भी, तो वो व्यक्ति गया। सही है, तो आप समझ गए ना। तो ये क्या करती है बताइए, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तुम्हारी बॉडी अगर कहीं ठंडे में है, ठंडे पानी में हाथ डाल दिया है, तो पूरी बॉडी से गर्म ब्लड जाएगा और दौड़ता रहेगा, और दौड़ने की वजह से क्या वहाँ भी टेम्परेचर नॉर्मल बना रहेगा। इस चीज़ को क्या कहते हैं बोलो, रेगुलेशन ऑफ थर्मो रेगुलेशन। इसको क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। सो इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। बात समझ में आ गई। 5वीं चीज देखो, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। अब हम अगली बात करते हैं, जबकि हमको ब्लड कंपोनेंट के बारे में पता चल गया और ये भी पता चल गया ये हमारी बॉडी को किस तरीके से कनेक्ट करता है, कनेक्ट तो कर ही रहा है। अब ये देखो लिम्फ क्या होता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, यही है सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव संचार तंत्र। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, मानव लसीका तंत्र। तो दूसरा सिस्टम कौन सा है, लसीका तंत्र। अभी संचार तंत्र के बारे में देखा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लेट अस लर्न इट। चलिए, इतना नोट हो गया, आगे देखो। तो आगे बढ़ा दीजिए तो ये पता चल जाएगा हाउ द अर्थ वर्क। नाउ वी आर दैट इज दिस वन। इसमें देखो ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है वो भी बढ़ा दीजिए, मस्कुलर सिस्टम भी बढ़ा दीजिए कैसा है। एंड दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र, ये भी बढ़ा देना। Now, इसको भी दे दो। सर्कुलेटरी सिस्टम आपने देख लिया, लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड हमारे सब जगह सेल के पास जाता है, हार्ट उसको भेजता है कि जाओ सबको न्यूट्रिएंट्स दो, न्यूट्रिएंट्स सबको देना होगा। तो नाउ अदर इज लिम्फ। दूसरा सिस्टम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिम्फ। तो जो फ्लूइड सिस्टम है वो 2 तरीके का है। कौन कौन सा है बोलो, फ्लूइड सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक कौन सा है, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी, और एक है लिम्फेटिक। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और हार्ट मिलकर इस काम को चलाते हैं, और जबकि इसमें लिम्फ होता क्या है, हार्ट ने इसको भेजा कि जाओ सबको न्यूट्रिएंट्स देना। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स इसने सबको दिया, ध्यान दीजिए इधर, न्यूट्रिएंट्स इसने दिया। मान लो हम लोग पूरा दिन रात सोए आराम कर रहे हैं, कुछ मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, तो बताओ क्या तुम्हारी सेल न्यूट्रिएंट्स लेगी, वो जो लेके आ रहे, खाते भी जा रहे हैं, बहुत सारा हमारे पास न्यूट्रिशन है लेकिन यूज नहीं कर रहे हैं उसको,
तो क्या ये सेल्स के पास जो लेके जाएगा तो क्या सेल्स एक्सेप्ट करेगी इसका न्यूट्रिशन? नहीं करेगी। तो ऐसे में ब्लड की टेंडेंसी होती है वो न्यूट्रिशन को वहीं छोड़ देता है, और हार्ट के पास आके बोलेगा हम दे आए, सब दे आए। क्या करेगा? मान लीजिए ये ब्लड आया यहाँ से और उससे बोल रहा है कि ले लो न्यूट्रिशन, तो इस सेल ने कहा हम नहीं लेंगे। सेल कहती है कि ये ले क्या रही, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या करेगी, यहाँ से रिलीज कर देगी, यहीं पर तैरता रहेगा। तो जो भी प्लाज्मा है उसी में सारा न्यूट्रिशन तैरेगा। क्या क्या तैरेगा? इसी ब्लड निकाल के छोड़ के चली जाएगी, लेके नहीं जाएगी। क्या करेगी बोलो? छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे में वैसे भी इसका काम क्या होता है, ये छोड़ती ही है और वहीं से सेल को लेना पड़ता है। ये सीधा सेल को नहीं देती है, वो बाहर छोड़ देती है, और वहां से जैसे तुम्हारे बाहर कोई सामान छोड़ के चला जाए, तुम पिकअप करके अंदर ले लो। लेकिन अगर सेल को कोई सेल काम ही नहीं कर रही है, उसके लाइफ प्रोसेसेस बिल्कुल डीएक्टिवेटेड है, आराम से वो सोया पड़ा है, तो इन सब न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? इन सब न्यूट्रिएंट्स को लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से, ये वन एंड इसका ओपन है, खींच लेगा। जैसे खतरनाक पुलिया में यहाँ पानी भर जाता है ना नीचे ऐसे अंडरग्राउंड पास में, तो कोई मोटर पंप सारा पानी खींच के बाहर निकाल दे, ऐसा होता है कि नहीं? मान लो अंडर पास में पानी पूरा भर गया, तो पानी कैसे निकाला जाएगा? पंप से निकाला जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम ओपन है, ये सारा ले जाएगी और ले जाके फिर यहाँ पर आएगी, और किसको देगी बताओ? हार्ट को। हार्ट को बोलेगी देखो ये ब्लड वेसल सब छोड़ के आ गई है, मैं लेके आई और मेरा नाम है लिम्फेटिक सिस्टम लसीका तंत्र। और यहाँ से ये जो तुम्हारी वेन गिर रही है ना, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। इसी के ठीक ऊपर से एक यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम की वेन आएगी, उसका नाम है सब क्लेवियन वेन। उसका क्या नाम है? सब क्लेवियन वेन। लेके इट कलेक्ट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम बॉडी एंड अगेन पुट इट इनटू सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है बताओ? इट कलेक्ट्स जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको कलेक्ट करना और बार बार उसको सर्कुलेशन में डाल देना। समझ में आ गई बात? इट्स वन एंड इज ओपन व्हाइल अदर एंड इज क्लोज। वो हार्ट में मिलती है। ये जो कॉलर बोन है ना, ये वाली हड्डी, इसका क्या नाम है? कॉलर के जो नीचे रहती है, इसका क्या नाम है? कॉलर। इसी के ठीक नीचे सब क्लेवियन वेन है, वो सब क्लेवियन वेन इसके अंदर आ रही है। आपको करे बोलो, पूरी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, तो ये हमारी बॉडी का कौन सा तंत्र है? लिम्फेटिक सिस्टम। दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम। ये हार्ट हो गया, ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर पूरी बॉडी में ये सब जगह से फ्लूइड लेके आएगी। अब फ्लूइड लेके आएगी, देन अब देखो जहाँ जहाँ भी जाएगी, कई बार यहाँ गर्दन के पास से भी सब तरफ से फ्लूइड लेके आएगी पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे WBC हैं, इसको कहते हैं लिम्फ नोड। इसका क्या नाम है? लिम्फ नोड। नोड का मतलब गांठ। वहां पर एक गांठें ऐसे नोड्यूल्स, वहां पर क्या होगा? बहुत सारे लिम्फोसाइट्स जनरेट होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम बाहर से चीजें उठा के ला रहे हो, क्या उसमें पैथोजन नहीं होंगे? सेल ने तो उनको अंदर आने नहीं दिया। तो अगर बॉडी से कहीं से तुम कुछ उठा के लाओगे, क्या वो सही चीज है? और तुम ला के ऐसे ही हार्ट में डाल दोगे क्या? तो इसलिए जब वो चीज आती है, उनको इन लिम्फ नोड से, कई बार तुमको यहाँ बहुत दर्द होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो क्योंकि हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। कभी कभी आपको टॉन्सिल्स निकल आते हैं, गर्दन में दर्द करता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी थाइस के जॉइंट्स में दर्द करता है जब आप करते हो। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनते हैं, वैसे वैसे लिम्फ नोड का काम होता है उनको वहीं पे किल कर देना। लिम्फ नोड से क्या बनता है? इट जनरेट्स WBC। WBC का ही दूसरा नाम है। अगर लिम्फ में जनरेट हो तो इसको लिम्फोसाइट, साइट का मतलब सेल होता है, सेल जानते हो ना, साइट सेल को कहते हैं। लिम्फ नोड जनरेट करे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? और अगर ब्लड में जनरेट हो तो इसे WBC कहेंगे। तो इसलिए अब इसमें कह सकते हैं जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अभी तुमको उसमें दिखाया था कि जो फ्लूइड है वो बिल्कुल प्लाज्मा की तरह येलो, अभी प्लाज्मा दिखाया था येलो कलर का, भी फिर से तुमको दिखा देंगे। तो जो येलो कलर का प्लाज्मा होगा इसी तरीके का होगा, जो भी आपको दिखाया ना बॉल, ऐसा ही प्लाज्मा का भी कलर येलो कलर का। तो उस इसलिए लिम्फ क्या है? इसके 4 कंपोनेंट अभी अभी रिद्धि हमने बताया। एक लिम्फ है, लिम्फ को तुम प्लाज्मा मानो,
एक है लिम्फोसाइट, उसको तुम WBC मानो। क्या मानो? और ये जिस वेसल में फ्लो कर रही है उस वेसल के इस वेसल का क्या नाम मानोगे बताओ? लिम्फ वेसल। इसका नाम क्या होगा? और इसी के चारों ओर बहुत सारे नोड्स होंगे, उनका क्या काम होगा बोलो? इसी में WBC जनरेट करेंगे। तो ये क्या है बोलो? इसको लिखो लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट का काम है लिम्फ को शुद्ध करना। और ये क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करेंगे? लिम्फ नोड दे विल प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। अब सब चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है। इसे रट के करोगे तो गलत हो जाएगा और जान के करेंगे तो गलत नहीं होगा, है ना? ब्लड और लिम्फ का अंतर आता है, तो लिख लो। क्या चीज बताई बोलिए? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम पुट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैक इनटू सर्कुलेशन। मान लो ये बाहर से उठा के ले आए सब चीजें यहीं से, यही है लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या करेगा बताओ? ये बाहर से जो फ्लूइड है ना, यहाँ पर जो सर के बाहर ये बह रहा है, उन सबको ये यहाँ से लेके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, जो सेल ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहेगी कि हमको तुम थोड़ी थोड़ी देर में कभी बर्गर का न्यूट्रिशन ला के दे देते हो, कभी पिज्जा का काम करते नहीं हो, सोए पड़े हो, हम क्यों लें इतना न्यूट्रिशन? सर कहेगी जितना हमें जरूरत होगी हम लेंगे, तुम बाहर छोड़ के चले जाओ, नहीं देते। लेकिन ये बार बार फिर क्या करेगा? ले जाके वापस देगा कि ये सब देखो ब्लड छोड़ के आया, हम लेके आए। सही है? सो ये क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम? बोलिए। इट puts the extracellular, picks up the extracellular fluid and puts back into circulation. ये तुम नोट कर रहे हो ना कॉस्टा? पता नहीं चला, अभी देखेंगे तब पता चलेगा। Picks the extracellular fluid। सारे डायग्राम तो बना ही रहे होगे। सेलुलर फ्लूइड and puts back into circulation। ये सर्कुलेशन में डालता है। Its parts are, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? लिम्फ, पहला लिम्फ है। इट इज येलो कलर्ड ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड। ये कैसा होता है? येलो कलर्ड ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसा प्लाज्मा दिखाया था बिल्कुल उसी तरीके से। और दूसरा देखिए, जो लिम्फोसाइट होगा वो क्या है? इट इज लाइक WBC। ये क्या है? WBC, इट किल्स पैथोजन। किल्स पैथोजन। लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का रिद्धि क्या काम है? अलिया बताओ। अनुष्का, स्वास्थ्य का बताओ। सही है। इट प्रोड्यूसेस, तो इट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट। प्रभात, लिम्फ वेसल का क्या काम है? लिम्फ वेसल का काम है इसी में, इन दिस। लिम्फ वेसल में क्या होता है? इन दिस लिम्फ फ्लोज। इसमें क्या चीज फ्लो होती है? लिम्फ फ्लो। नाउ ओके, चौथा है लिम्फ वेसल। In this tube-like structure, lymph flows
लिम्फ में भी 90% वाटर, जैसे उसमें इट कंटेन्स 90% वाटर। अगला देखें, दैट इज नर्वस टिश्यू। चौथी टिश्यू कौन सी है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू देखिए, नर्वस टिश्यू क्या काम करती है? इट ट्रांसपोर्ट्स मैसेज। कई बार छोटी क्लास में भी एक दो बार ये बताया जा चुका होगा, फिर से आप एक बार देख लें। ऐसी टिश्यू होगी, इसका काम क्या है? ठीक है, इसमें इधर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको डेंड्राइट कहते हैं, एयर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो इतना हिस्सा इसको कहेंगे सेल बॉडी। इसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, जैसे मोबाइल के पीछे का आप कवर चढ़ा लेते हो ना, ऐसे ही इसके ऊपर एक कवर चढ़ा जिससे ये एंड टूट ना जाए। एक्सॉन, इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन। ये एक्सॉन है, इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग है, इसका काम क्या होता है? डेंड्राइट पिक्स अप द मैसेज। जैसे आपने कोई चीज गर्म चीज छुई तो हमारा ये 1-1 मीटर लंबी सेल है, 1 मीटर लंबी, यहाँ से ब्रेन तक जा रही है। सबसे लंबी सेल है साइटिका, यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, यहाँ से होकर पूरा। अगर किसी की साइटिका नर्व उसके रॉन्ग पोस्चर या गलत बैठने की वजह से या किसी तरीके से इससे ज़्यादा स्पाइन टेढ़ा बैठ रहा है, ऐसा झुक के बैठा धनुष के आकार का, तो ऐसी स्थिति में साइटिका के गड़बड़ होने से व्यक्ति में पैरालिटिक अटैक आ जाता है, लकवा मार जाता है। तो किसी तुमने सुना भी होगा घर में कि अरे उसको साइटिका हो गया। अब जो नहीं बोल पाते हैं वो नाम ही दे देते हैं साइटिका हो गया, जबकि साइटिका सबसे लंबी नर्व का नाम है जो 1.2 मीटर की होती है। सही है, वो नर्व जरा सी भी डैमेज हो गई तो पूरी बॉडी पैरालाइज ही हो जाएगी। ये चीज होती है। तो इसका काम क्या बताओ? जैसे मैंने कोई चीज टच की, गर्म चीज, तो ये डेंड्राइट है, यहाँ ये पिक्स अप द सिग्नल। किसमें से सिग्नल उठाएगी बोलो? हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, अदर केमिकल से सिग्नल उठाएगी। तो जिससे सिग्नल उठाती है, तो क्या हमारी बॉडी आर वी रिएक्टिंग टू द एनी चेंज इन एनवायरमेंट? हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ना, अच्छी चीज के लिए भी रिएक्ट करती है और खराब चीज के लिए भी। अच्छी चीजें तो पास आ जाती है और खराब चीजें तो दूर चली जाती है। इस चीज को आप क्या कहते हो? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल एंड। हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, स्टिमुली। तो हमारा शरीर किसी भी उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक क्या है? गरम चाय, ठंडी बर्फी, उद्दीपक, स्टिमुली। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड, किसको रिस्पॉन्ड करती है? अभी पूछा जाएगा आपसे। आवर बॉडी रिस्पॉन्ड टू external change, whatever external changes are occurring around us, these are known as stimuli, like fire, cold water, hot water. ये सब क्या है? Stimuli. Even we respond to fragrance, foul smell, वो भी stimuli है। We respond to certain taste, वो भी stimuli है। समझ आए? We respond to light, bright light, dim light, वो भी stimuli। समझ आया? Our ear respond to harsh sound, musical sound, कई तरीके से करते हैं। तो जो भी चीज जिनके प्रति हम रिस्पॉन्ड करें, इट इज कॉल्ड स्टिमुली। फिर से समझो, when we touch some body, then dendrite क्या करेंगे? picks up the signal and convert it into electrical impulse।
यहाँ पे इन्होंने टच किया, आपने यहाँ पर एक हॉट कप टच किया, ये तुम्हारे फिंगर्स में होंगे, डेंड्राइट कहाँ पे होंगे? फिंगर्स में। और अगर आपने हॉट कप से इसको टच किया तो क्या होगा बोलो? टच करने पे इसने यहाँ से सिग्नल्स लिया टेम्परेचर का। सो व्हेन वी टच हॉट बॉडी द सिग्नल्स आर पिक्ड अप और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें फ्लो कर रही वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स and it travels through axon up to nerve ending। कहाँ तक पहुंचेगा? nerve ending तक पहुंचेगा। from there to other nerve cell, केवल एक ही नर्व सेल नहीं हो सकता, दो भी हो, कहीं कहीं तो दो भी लग जाती हैं। and then it reaches to brain। brain analyze the situation कि इसने क्या टच किया होगा and prepares a command। और क्या करता है? prepares a command and gives to मसल्स, यहाँ मसल है और इसको कहेगा आप श्रिंक हो जाओ, और जैसे ही ये श्रिंक होगा वैसे ही हम अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये सारा सिस्टम होता है। हाथ से छुआ, नर्व सेल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पहुंचा, ब्रेन ने एनालाइज किया ये तो गर्म है, तो गर्म होने के बाद फिर वहां से एक वापस मैसेज आया यहाँ पे मोटर न्यूरॉन। ये नहीं होगा कि तुम इसे छुओ पैर हटा लो, ऐसा नहीं होगा। पर्टिकुलर ऑर्गन टारगेट, ये सर्वाइवल का इफेक्ट है ना। तो सर्वाइवल के लिए जहां पर होता है टारगेट ऑर्गन, उसी को ही मैसेज दिया जाएगा, एंड वी लिफ्ट अवर हैंड। इस तरीके से समझ में आ गई बात? तो नर्व सेल का काम क्या है बताइए? इट ट्रांसपोर्ट द सिग्नल थ्रू आउट बॉडी इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये किस फॉर्म में करता है? सो नर्व्स ट्रांसपोर्ट द सिग्नल थ्रू आउट। सर ये कितनी देर में होता है? ये देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन नर्व सेल। जी नाउ न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या है? नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ, एक दो सेल है, सेल को टिश्यू मत बोलना, इस तरीके का जहां ग्रुप हो, बंच हो, जैसे अभी हमने आपको ब्रेन में दिखाया, तब इसे टिश्यू कहा जाए। ये इज मेड ऑफ नर्व सेल, और ये जो मैंने बनाया है ये नर्व सेल है, ये टिश्यू नहीं है। ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, तब इसे टिश्यू कहना, अभी तो ये नर्व सेल ही है। सो नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ नर्व सेल, ये नर्व सेल की बनी हुई है, ठीक है। इट्स 3 पार्ट्स आर। अनुष्का इसके 3 पार्ट्स बताओ। नर्व एंडिंग इसका कोई पार्ट नहीं है। इट्स 3 पार्ट्स आर डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड नर्व सेल। सही है। बुक में क्या लिखा है? नर्व एंडिंग को भी पार्ट बोला क्या? यस सर। दैट इज साइटॉन, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। नर्व एंडिंग कोई पार्ट नहीं है। चलो, इट्स 3 पार्ट्स आर डेंड्राइट, सेल बॉडी, और तीसरा क्या होता है? एक्सॉन। सही है। डेंड्राइट क्या काम करती होगी रिद्धि? डेंड्राइट बोलो। सही है। रूट लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, which picks up signal from external surrounding, which picks up signal from external surrounding and convert it into, किस फॉर्म में दीपिका करते हैं? convert it into इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, विद्युत आवेग के फॉर्म में बदल देते हैं। एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू एक्स। बिल्कुल सही। दीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स travel through axon and reaches to nerve ending
फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व, ये एक नर्व जरूरी नहीं है, तो एक नर्व का मैंने बताया ना, फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व एंड सो ऑन इट रीचेस टू ब्रेन। फिर धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाए, कई बार तो सिंगल नर्व भी है, यहाँ हाथ से जाती सिंगल, कभी कभी दो नर्व लगते। फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व, अदर एंड सो ऑन इट रीचेस टू ब्रेन। और ब्रेन क्या काम करेगा, ब्रेन एनालाइज द सिग्नल, क्या चीज आई है, क्या सूचना आई है, एनालाइज द मैसेज एंड प्रिपेयर्स एप्रोप्रिएट कमांड, और एक कमांड प्रस्तुत करेगा, एंड सेंड टू एफेक्टर ऑर्गन। अगर हाथ हटाना है तो सांप आ गया पैर के पास तो पैर हटेगा, और गरम प्याला पकड़ लिया तो हाथ हटेगा। चलिए, सो दैट इज एनालाइज द मैसेज, और क्या करेगा बोलो, एंड प्रिपेयर्स एप्रोप्रिएट कमांड, and forward it to effector muscle। जिसे काम करना उस मसल को क्या कहेंगे, effector muscle, and we pick up our hand। ये सारा काम होता है नर्वस टिश्यू। सो ये जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ पाई जाती है, मिलियंस ऑफ नर्वस टिश्यू is found in brain। ब्रेन में पाई जाती है। देखो ब्रेन में एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड नोटोकॉर्ड, Anatomy of human brain and notochord। ये ह्यूमन ब्रेन, ये 1200 ग्राम की फीमेल की ब्रेन होती है। इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल की ब्रेन कम है, लेकिन ये साइज के बारे में बात करिए। समझ में आ गई बात आपको? तो 1.4 किलो की मेल की ब्रेन होती है। मिलियंस ऑफ नर्वस टिश्यू इज फाउंड इन ब्रेन। अब ब्रेन इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी। ब्रेन का ही काम, ब्रेन ही काम ना करे तो क्या काम है? तो ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी। पहला क्वेश्चन है, राइट 5 फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के 5 काम लिखो। राइट 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड 4 कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फ। इसी चीज देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड, और 14वां सवाल है, मेक लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्व्स। ये चाहता